देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज के इस मुलाकात की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। उनसे हम बात करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते ना सिर्फ बीजेपी का वरिष्ठ नेता हैं बल्कि बीजेपी के एक दलित चेहरा भी हैं और बीजेपी मध्य प्रदेश में इनके चेहरे पर चुनाव ना सिर्फ केवल चुनाव लड़ती है बल्कि चुनाव जीतती है और दलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। उनसे हम बात करेंगे और बात करेंगे ना सिर्फ उनके दलित राजनीति के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, बल्कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उन पर हम बात करेंगे, कोरोना को लेकर के बात करेंगे और दलितों के बारे में पूरे देश में क्या आ रहा है, धर्मांतरण को लेकर के किस तरीके से दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। कुलस्ते जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ जी, हाँ। कुलस्ते जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सबसे मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से कोरोना काल में पूरे देश में, ये तो चूंकि पैंडेमिक था और पूरे विश्व में इसकी कहर, कोरोना की कहर पूरे वर्ल्ड पे थी, इस दौरान भारत सरकार ने जो काम किया सब कोई जानता है, सब कोई देखता है। आपके मंत्रालय में भी बहुत सारे काम हुए और एक जो आपका जो मंत्रालय है, कहते हैं कि विकास की रीढ़ है इस्पात और आप इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, लेकिन बहुत सारी बेरोजगारी की बात भी आपसे जुड़े हुए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आई है कि कोरोना काल में बहुत सारी इंडस्ट्री में लोगों को निकाल दिया गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और अब जो है वो सरकार के लिए एक मुसीबत है और विपक्ष जो है इसको लेकर के आवाज़ उठा रहा है। क्या सरकार के पास कोई योजनाएं हैं? क्या कर रही है सरकार इन बेरोजगारों के बारे में? देखिए, पहली बात तो इससे कोरोना संकट से सभी देश के लोग और दुनिया के लोग प्रभावित हुए हैं जी। चाहे मजदूर हो और चाहे वो हमारे सरकार के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, सरकारी तंत्र हो। इससे कोरोना काल में अभी 50% जो हमारा मैन पावर है और उसमें 50% लोगों के साथ में काम शुरू हो रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा पिछले समय जब मार्च अप्रैल में जब कोरोना का पहला वेव आया था, उस समय जब लॉकडाउन हुआ तो सभी लोग प्रभावित हुए, चाहे मजदूर प्रभावित हुए हो, उद्योग धंधे हो और चाहे देश के कनेक्टिविटी और चाहे वो किसी स्तर का मामला हो, चाहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो जी, सभी प्रभावित हुए। और जैसे लॉकडाउन हटने के बाद थोड़ा सा वातावरण ठीक हुआ तो बीच में थोड़ा काम प्रारंभ हुआ। एक बात जरूर है कि सारे जितने इंडस्ट्री, उद्योग धंधे और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी लगभग उस समय केवल हम प्रारंभ करने वाले थे और फिर ये दूसरा वेव आ गया। तो इस प्रकार का पूरा ये साल भर का ये क्रम चला। बिल्कुल। और इस परिस्थितियों में जहां तक एम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो सवाल है, आज विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। मैं ये कह सकता हूं कि आज जितने भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमने उस समय भी कहा उद्योगों में कि भाई ठीक है, लोग 50% में काम करेंगे। जो लोग वहां पर काम करते थे उनको भी हमने कहा है कि इनको बाहर नहीं किया जाएगा, जैसे काम करते थे वो करते रहेंगे। ये बात हमने उस समय भी और आज भी ये कह रहे हैं कि जहां पर भी वो काम करते थे एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, तो उनको यथावत उसी स्थिति में जहां पर वो थे काम जहां तक प्रारंभ करने का सवाल है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस्पात के क्षेत्र में हमारे जो सीपीएसई है जी, हमने उस समय ही प्रारंभ इनको कंटिन्यू हम किया। थोड़ा सा हमारा जरूर है इसमें प्रोडक्शन में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, परंतु आज मैं कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोडक्शन निरंतर चालू रहा। पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक हमारे कोई भी ऐसे प्लांट बंद नहीं हुए और इसके कारण आज देश के बिल्कुल। लेकिन एक बात मंत्री जी, एक बात है यहाँ पे कि इंडस्ट्री ने नहीं निकाला, इंडस्ट्री में काम चालू रहा, जो यूनिट थी वो बिल्कुल चल रही थी, उसमें से किसी लोगों को निकाला नहीं गया, लेकिन बहुत सारे मजदूर खुद से बीमारी के डर से
कोरोना के डर से छोड़ करके काम को चले गए, वो वापस नहीं आए। इंडस्ट्री का भी नुकसान है क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। जिस मैन पावर से, जिस कैपेसिटी से पहले इंडस्ट्री चल रही थी, उस कैपेसिटी में कमी आई है। और दूसरी बात, जो लोग छोड़ के, कोरोना के डर से छोड़ करके वापस अपने घरों को गए हैं, वो वहाँ पर जाकर के बेरोजगार है, उनको वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। तो इंडस्ट्री को भी कमी हो रही है और लोगों को भी काम, लेकिन अभी भय का माहौल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मजदूरों को जो वापस आना चाहिए इंडस्ट्री में, वो लौट के नहीं आए हैं अभी तक। तो क्या सरकार कोई इस तरीके की योजना दे रही है उन मजदूरों को कि जो वापस वो आए और फिर से इंडस्ट्री अपनी उसी कैपेसिटी पे काम करना शुरू करे? देखिए मुकेश जी, अभी पिछले समय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को थोड़ा बढ़ावा दिया है जी, उद्योगों को। और खास तौर से हम जब हमारे स्थानीय आधार पर लोगों को काम की हमने बात किया, जितने ऐसे जो लोग हैं तो उनको हमने काम पे लगाया, और जो लोग हैं जहां पर उद्योगों से छोड़ करके जो गए दोबारा वापस नहीं आए, तो हमारे उद्योग तो प्रभावित हुए, बिल्कुल। पर वो घर से नहीं लौटे या उस गांव में। तो सरकार ने भी पिछले समय जितने ऐसे जो लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते थे, तो उनके अनुभव के आधार पर सरकार ने कुछ योजनाएं बनाने का स्थानीय स्तर पर सरकार ने एक प्रयास किया कि उनके अनुभव के आधार पर स्थानीय लोगों को काम हम कैसे दे सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, इस प्रकार की योजना। और उससे मजदूरों के लिए विशेषकर ये जो मनरेगा का काम प्रारंभ हुआ बड़े तेजी के साथ, तो उनको तो काम मिला, परंतु जो अनस्किल्ड लेबर थी जी, उनकी एक समस्या जरूर है कि वो वहां पर कुछ काम व्यवसाय जो सरकार चाहती थी उस आधार पर इसके लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में हम कुछ काम करने का निर्णय सरकार ने किया, और उसमें से कुछ लोगों को उपचार भी किए, वहां पर एडजस्ट भी किए। ये सही है कि इसमें उद्योग धंधे प्रभावित हुए क्योंकि वो लौट नहीं पाए हैं, परंतु एक बात जरूर है कि इसमें इंडस्ट्री का और हमारे खासतौर से इस्पात के क्षेत्र में बिल्कुल, ये जरूर कि इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाए हैं और आज हम बहुत बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं। एक इसका लाभ हमको ये भी मिला कि आज ऑक्सीजन का जो है लिक्विड ऑक्सीजन एलएमओ जो हमने सप्लाई कर पाए हैं, तो ये हमारे मजदूरों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर शायद ये हमारे प्लांट नहीं चलते रेगुलर, जी, इनको हमको बंद करना पड़ता उस समय, तो आज ये जो क्राइसिस से हम अभी ऊपर आ पाए हैं, जी, शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, खास बिल्कुल, तौर ये से और भी गंभीर हो सकता क्षेत्र था। में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ तो ये और, इस प्रकार की स्थिति। जी, एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रहा है इससे, ये मैं थोड़ा सा कोरोना और आपकी इंडस्ट्री से अलग हट करके मेरा सवाल है। दलित राजनीति, भारत में दलित राजनीति हमेशा से होती रही है और भारत में जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, उन दलित राजनीति के बूते ही सत्ता तक पहुँच पाए हैं। अभी जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं को मैं आपको उदाहरण के तौर पे पेश करूंगा। अलीगढ़ की कुछ घटनाएं हैं, वहां पर मुस्लिमों के द्वारा दलित लोगों को शादी यानी बारात निकालने पर, घोड़ी चढ़ने पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई। गाँव में दलितों के बारात को घुसने नहीं दिया जा रहा, इस तरीके की खबरें हमने दिखाई अपनी खबरों पर। हालांकि उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वहाँ पर जो है इंतजाम किए ताकि वहाँ पर बारात भी जा सके। लेकिन इस तरह की घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आपके मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में हर एक जगह से, खासतौर से अगर आप तमिलनाडु में और केरला की बात करें तो वहां पर इस तरीके की घटनाएं बहुत ही ज्यादा होती है। मुस्लिमों के द्वारा दलितों के अधिकारों का हनन किया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है और उनको वो जो सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए समाज में, वो उनका छीनते हैं और उसके हक की मतलब हक जो है उसका मारते हैं मुसलमान। क्या आपको लगता है कि एक दलित नेता, क्योंकि आपको जब लोग आपके आते हैं, आप कहते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री रहने के बावजूद आप इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की जो घटनाएं होती है उस पर केंद्रीय स्तर पर कोई ना तो कानून बनाया जाता है, ना ही संज्ञान लिया जाता है। जब कोई मामला बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तब आकर के केंद्रीय नेता उसमें आते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन घटनाएं जब शुरुआत होती है तो उस पर केंद्रीय नेताओं का, आप जैसे बड़े नेता, चूंकि आप दलित का चेहरा हैं, आप दलित राजनीति और आपके नाम पर मध्य प्रदेश में दलित जो है पार्टी के साथ जुड़ते हैं और मध्य प्रदेश के बाहर भी आपका काफ़ी नाम है दलित के नेता के रूप में, तो क्या आपको लगता है कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, खासतौर पे धर्मांतरण जो कराया जा रहा है उनका, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में उनको धर्मांतरण किया जाए या उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा हो जबरन, इसको लेकर के सरकार यूपी में तो है स्टेट वाइज काम कर रही है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई उस तरीके का काम अब तक नहीं दिख रहा है? देखिए,
जहां तक दलितों का सवाल है और दलितों के साथ में जो अन्याय अत्याचार है, उनके सामाजिक कार्यक्रमों में लोग उनको अपने स्वतंत्रता की दृष्टि से भी अपने सामाजिक कार्यक्रमों में जो भागीदारी होना चाहिए जी। उस पे प्रतिबंध या इस प्रकार के कार्यक्रमों में कुछ समाज के लोगों के द्वारा, खासतौर से जैसे आपने कहा कि मुस्लिम वर्ग, मुझे लगता है कि ये बात जहां जहां पर आए हैं, आपको याद होगा पिछले समय ये जो हमारा एट्रोसिटी का जो कानून बना, जी। इसके कारण देखिए कभी भी कोई अगर व्यक्ति इस प्रकार के दलितों के साथ में कोई अन्याय होता है तो वो शिकायत दर्ज कराए और उस पर कार्रवाई का प्रावधान है। सवाल ये उठता है कि वहां तक पहुंचना ये जरूर कठिनाई है कि उनको एट ए टाइम में, कि जिस समय उनके साथ अन्याय होता है और वो एट ए टाइम में अगर कोई इस प्रकार के उनके साथ एट्रोसिटी के जो मामले हैं, अगर वो हमारी नोटिस में या संज्ञान में सरकार के या हमारे जितने भी इस प्रकार के जो केंद्र हैं जहां पर ये नोटिस आना चाहिए, सूचनाएं मिल जाए तो समय के आधार पर कार्रवाई होती है। मैं ये कह सकता हूं कि हमने देश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे किसी क्षेत्र विशेष का हो, मध्य प्रदेश का हो या अन्य देश के जो राज्य हैं, जी। वहां भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर हमारे नोटिस में या सूचनाएं हैं, अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस प्रकार की कुछ सूचनाएं मिलती हैं तो बराबर मैं वहां डीएम या चीफ सेक्रेटरी या संबंधित विभाग के सेक्रेटरी उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस प्रकार की सूचनाएं अखबारों में या जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से, तो उसका संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई के लिए जरूर मैं कहता हूं संबंधित प्रदेशों के, क्योंकि ये सारा जो लाइन ऑर्डर का मामला है राज्यों को देखना पड़ता है। तो मैं इस लेवल तक बातचीत करके जो संभव मदद कर सकते हैं, चाहे वो हमारे एसटी एससी के जो लोग हैं उनको मदद किया जाता है और हम कोशिश करते हैं। और इसके कारण पिछले दिनों में आपको याद होगा कि जब मैं इस कमेटी का चेयरमैन था जी। तो ऐसे देश भर में, चूंकि उस समय मेरे पास ये सारे विषय आते थे, तो मैं उनको संज्ञान में लेता था और इसके बाद नोटिस भी जारी करते थे। या हमारे जैसे कमीशन बने हैं एसटी का भी एससी का भी, वहां उनके चेयरमैन मेंबर से बात करके इस प्रकार के मैटर को उनको फॉरवर्ड करना और उसमें से जो आवश्यक कार्रवाई हो सकती है, ये हमारे संरक्षण के लिए एसटी एससी के जो लोग हैं, दलित हैं, इनके संरक्षण के लिए ये व्यवस्था दी गई। तो उसका जितना उपयोग हम कर सकते हैं, जितने लोगों को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। और इसके कारण है, आपको याद होगा कि संख्या जहां भी हो, हम उनको ये भी दिया है कि अगर हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं तो उन कार्यक्रमों में हम लोग उपयोग करते हैं, उन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार के वहां तक फॉरवर्ड करना, संबंधित अधिकारी तक ये मैसेज पहुंचाना और उस पर कार्रवाई, और बाद में उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी संज्ञान लेना। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों के बारे में जरूर मैं पूछता हूं और मैं कहता भी हूं देश के सभी हिस्सों। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल आपने अपने कार्यकाल में किया भी है, मुझे पता भी इस बात की जानकारी। लेकिन अभी जो हाल में जो घटनाएं बंगाल में हो रही हैं कुलिस्ते जी, बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, पोस्ट पोल हिंसा से लोग इसको जोड़ के दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप ज़मीन पे जाके देखें तो ये हिंसा दलितों के खिलाफ है। ये जितनी भी हिंसाएं होगी, जितनी भी हत्याएं हुई हैं, ये सारे दलित लोग थे जो बीजेपी के समर्थक थे और उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि आपने बीजेपी को वोट क्यों दिया। तो ये ना सिर्फ केवल अगर जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं वहाँ पर तो धर्मांतरण कराया जा रहा है, झारखंड का भी उदाहरण हमारे पास है, छत्तीसगढ़ के उदाहरण हमारे पास हैं, उड़ीसा के उदाहरण हमारे पास हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है राजनीतिक घटनाएं हैं और राजनीतिक हत्याएं की जा रही है, लेकिन उसमें विक्टिम जो है हर एक जगह विक्टिम दलित ही है। तो क्या इस तरीके के राज्यों में जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं उसमें जो दलित को विक्टिम बनाया जाता है, दलित के प्रति जो हिंसा होती है, उसको रोकने के लिए बंगाल के लिए आप लोगों ने क्या किया है? जो स्टेट के स्तर पे जो हो रहा है वो तो हो रहा है, आपने अपने स्तर पे एक दलित नेता के रूप में आपने क्या कुछ किया है? देखिए, जब भी अगर इस प्रकार के विषय आए हैं या नोटिस में है, आज जैसे आपने बंगाल का विशेषकर जिक्र किया है जी, पार्टी ने पार्टी स्तर से भी अनेक कार्रवाइयों के बारे में हम जो लोकतंत्र में जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो कोशिश की है। और हमारा जो गृह मंत्रालय इसलिए खासतौर से बंगाल के बारे में विशेष तेजी से उन पर निगरानी कर रहा है। जहां तक कन्वर्जन का जो मामला है, इसे जहां भी है, चाहे उड़ीसा का हो, झारखंड का हो या अन्य जो प्रदेश हैं,
उन प्रदेशों के अंदर भी जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं या कन्वर्जन हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जैसे लोग है एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर, तो ऐसे हैं और उनमें अवेयरनेस से जागृत करना, जी। ऐसे हम लोग भी कोशिश करते हैं। और आपको पता होगा कि मैं जिस मंत्रालय में काम कर रहा हूँ, जी। हम बड़ी संख्या में CSR का उपयोग है ऐसे क्षेत्र, हेल्थ के और एजुकेशन के क्षेत्र में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। जी। तो इस प्रकार के केंद्र स्थापित करना और वहां पर इस प्रकार के जो काम करने वाले लोगों पर रोक लगाना, प्रतिबंध करना, तो ये इस प्रकार की कार्रवाइयां हम लोग करते हैं ताकि कन्वर्जन रुके। ये बिल्कुल। जो अपने रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलना, तो ये भी एक कारण होता है। और ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में इस प्रकार की सपोर्ट देकर के वहां पर केंद्र स्थापित करना, मैं कई केंद्रों में मेरा जाना हुआ है जी। और मैं हर स्तर पे बातचीत करता हूँ इसको लेकर के। कन्वर्जन को, अपने घर वापसी के भी कुछ कार्यक्रम हमने अनेक स्थानों में किया है। पर आज ये जो परिस्थितियां हैं, हम उनको ध्यान में रख करके हम बातचीत करके वहाँ की सरकारों के साथ में भी इस प्रकार की चिंता, क्योंकि इंडिविजुअल से ऐसे केस आते हैं जी। और इसलिए उन पे बातचीत करके उनको हम रोक सकते हैं वहाँ की परिस्थितियों के बारे में। तो इस प्रकार के कई कारण बनते हैं। जहां तक बंगाल का जो आपने कहा है, ये जरूर इसके बारे में जो विषय आए हैं, जी। मैं पिछले समय भी गया था तो मैंने बातचीत किया और एक बार फिर हम इससे विषय को लेकर के थोड़ा चिंता जाहिर कर रहे हैं कि दलितों पर, खासतौर से बंगाल पे जो स्थितियां बन रही हैं, उनको संज्ञान में लेकर के वो मिनिस्ट्री से या हमारे जो कमीशन है, जी। इन कमीशनों के माध्यम से हम उसको रिपोर्ट दर्ज कराने का भी प्रयास करेंगे ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जहां जहां पर इस प्रकार की सूचनाएं आए हैं, उस सूचना के आधार पर जरूर हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक चीज कुलस्ते जी, ये भी देखा जा रहा है, आप बार बार कमीशन की बात कर रहे हैं। कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन कमीशन के पास वो अधिकार नहीं होते, सजा देने का अधिकार नहीं होता। उनके रिकमेंडेशन को माने या ना माने राज्य सरकारों पे डिपेंड करता है। और राज्य सरकार ज़्यादातर, अगर वो आपके बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है या केंद्र में जिनकी सरकार है और दूसरे स्टेट में आप अगर उस तरीके का रिकमेंडेशन देते हैं तो उस रिकमेंडेशन को माना नहीं जाता है और कमोबेश स्थिति वही होती है जो रिकमेंडेशन देने के पहले होती, कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता है कि या तो कमीशन को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, या तो कहें जो उनके पास कहते हैं ना कि नाखून नहीं है, ना दांत है ना नाखून है, ऐसे में वो क्या कर पाएंगे? कोई कानून अगर उनको सज़ा देने का अधिकार भी अगर दिया जाए तभी जो है ये कमीशन या उनके कमीशन के जो रिकमेंडेशन है वो कारगर साबित हो सकते हैं। अदरवाइज ये रिकमेंडेशन एक फाइल में बंद करके धूल फांकती रह जाती है, उसका कोई असर नहीं होता है। देखिए, ये जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं, देखिए हमारे जो संरक्षक होते हैं राज्यों में, गवर्नर और यहाँ राष्ट्रपति, जी। और इसीलिए संरक्षक के तौर पर संज्ञान में कभी कभी राज्यपाल भी राज्यों में, कभी राष्ट्रपति जी के पास भी अगर कोई विशेष इस प्रकार के मुद्दे हैं या कोई विषय है तो उनके पास भी हम अपनी बात को कह सकते हैं। जहां तक रिकमेंडेशन का जो मामला है, वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से कि जो रिकमेंडेशन होते हैं उन पर सरकार संज्ञान लेती है। जी। ये जरूर है कि समय कितना लगता है, उसकी जितने रिकमेंडेशन, उसकी कितनी प्राथमिकता है, उसको किस प्रभावी तरीके से, किस मैटर को कैसे लिया जाए, ये एक पर प्रश्न उठता है कि जो संज्ञान इस प्रकार के संघीय मैटर है तो उसके लिए जरूर कार्रवाई करने का अधिकार भी, और अन्यथा कमीशन को भी ये नोटिस करने का, उन पे जेल तक भेजने की कार्रवाई करने का अधिकार है। ये जरूर है कि और इसको थोड़ा सा कैसे सक्षम बना सकते हैं, इसके बारे में भी कई बार चर्चाएं हुई है। और मुझे लगता है कि अगर ठीक प्रकार से हमारी कमीशन इसको और प्रभावी तरीके से करेंगे तो ये इस प्रकार की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। सरकारें जो भी है उन रिकमेंडेशनों के आधार पर चिंता करना चाहिए, जहां भी हो, किसी भी सरकार हो, राज्य सरकारों का भी हो, और जो हमारे पास में नोटिस में भी आते हैं उसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और सरकार आगे प्रभावी तरीके से कार्रवाई करे। ये कोशिश हमेशा होना चाहिए। और मैं खासतौर से दलित होने के नाते इस बात को मैं पार्टी प्लेटफार्म के अंदर भी कहता हूँ कि इस प्रकार के अनुभव आए हैं और इस अनुभवों के आधार पर हम जो उचित प्लेटफार्म है, जो संबंधित विभाग है, मंत्रालय है, वहां तक इसकी
कार्रवाई बिल्कुल करने के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि ये सब चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इस प्रकार की कार्रवाइयों पर, जो खास तौर से जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसको हम रोक पाएंगे। ये जरूर है कि निरंतर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं तो उनको कैसे रोकें, ये हमारी बिल्कुल प्राथमिकता और कोशिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो काम किए हैं और आपका जो प्रयास रहा है ये सबको पता है और बड़ी ही सराहनीय प्रयास रहा। एक सवाल मेरा और भी कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो इस लॉकडाउन का इस्तेमाल खासतौर पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं ये इस रूप में कर रहे थे कि 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और मदद के नाम पर, दलितों को मदद देने के नाम पर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। और इस तरीके की खबरें आई हैं, आपके संज्ञान में भी मुझे लगता है होंगी इस तरीके की खबरें। क्या उन मिशनरीज पे क्या कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से जिनके नाम सामने आए हैं कि वो मदद के नाम पे धर्मांतरण करा रहे थे? देखिए, हमने देश भर के सभी इस प्रकार के स्वयंसेवी संस्थाओं से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, हम सब लोग अपने स्तर पे भी लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता से जो प्रभावित परिवार है या इस प्रकार के लोग हैं, इस महामारी से कैसे हम निपटे हैं। और इसलिए हमने सभी लोगों से अपील भी की है कि लोगों को जो मदद हम अपने स्तर से स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से हम कर सकते हैं, सबसे हमने अपील किया और परिणाम भी अच्छे आए। इसके कारण दुर्भाग्य से कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई होंगी और जरूर जो नोटिस में आए हैं तो हम एक बार संज्ञान लेंगे और किस क्षेत्र में, किस प्रदेश के हैं, पर्टिकुलर उस स्थान विशेष या एरिया विशेष के जो भी ऐसे इस प्रकार के नोटिस में आए हैं तो उन पे जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं स्वयं प्रयास भी करूंगा इस प्रकार की घटनाओं के बारे में, जहां तक है सबकी अपील और प्रधानमंत्री जी की अपील से ये जो कुछ भी हम आज कर पा रहे हैं, सभी संस्थाओं का योगदान, सबका योगदान पूरे इससे महामारी के लिए रहा है, कोरोना के लिए विशेषकर। तो मुझे लगता है कि ये सारे घटनाक्रमों को देखेंगे तो सबने इससे ऊपर उठ करके सहयोग किया है, इसमें कहीं संशय वाली बात नहीं। ये जो आपने एक सूचना वाली बात की है तो जरूर हम इसके संज्ञान में लेंगे और जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है, जो प्रशासन को अगर प्राथमिकता दिया है इससे प्रलोभन के साथ सेवा की बजाय यही जो हम काम करते हैं तो ये गलत, इस पे कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए भी मैं बातचीत करूंगा। बिल्कुल, इसके लिए शुक्रिया। एक सवाल मेरा और है कि अब तक भारत की राजनीति में दलितों का इस्तेमाल जो है होता आया है, दलितों के नाम पे राजनीति होती आई है, सरकार बनती और बिगड़ती आई है, लेकिन दलितों के नाम पे जो पार्टी बनती है वो पार्टियां भी ज़्यादा चल नहीं पाती, उनका भी इस्तेमाल है कि 5 सांसद उनके अलग हो गए हैं, चिराग अलग हो गए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से दलितों की राजनीति के भीतर ये जो इम्पैक्ट है, क्या दलित राजनीति अभी तक इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि वो अपने पैरों पर अपने बूते और अपना फैसला कर सके? देखिए, आपने रामविलास पासवान की जन लोक शक्ति के बारे में आपने कहा, तो ये जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, अपने ढंग से काम करते हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, जहां तक नेशनल पार्टी का सवाल है, इस प्रकार की स्थिति आपको नहीं दिखेगी। ये जरूर है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार रहते हैं, कहाँ उनको काम करना है, परंतु राष्ट्रव्यापी सोच, हमारे जितने भी इस प्रकार के जो रीजनल पार्टी है उनके अंदर केवल अपना एक टारगेट, अपना स्टेट या उनके पॉलिटिकल जो एरिया है, जो हमारे रीजनल पार्टियों का होता है, वो उनका एजेंडा होता है। तो हमने मायावती जी को भी देखा है और ये हम कह सकते हैं कि रामविलास पासवान तो देश के ऐसे दलित नेता थे, हम लोगों ने साथ साथ काम किया है, तो मैंने उनके व्यक्तिगत अनुभव को भी देखा है। वास्तव में पार्टियों को चलाना और लंबे समय तक सफर करना, ये पेशेंस की बात होती है। रामविलास पासवान में समय के हिसाब से वो काम करते रहे और उस हिसाब से वो सफल भी हुए। अभी तक रामविलास पासवान जी का जो इतिहास आप देखेंगे तो वो समय को भांपते हुए वो आगे बढ़ते रहे और उसके कारण उसको लाभ भी मिला और दलितों को जोड़ा भी। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूं कि बड़े निष्पक्षता से साथ में दलितों के बारे में भी बात करते थे। वो कितना उनको लाभ मिला नहीं मिला विषय अलग है, परंतु वो हरदम कोशिश करते थे हम सबको साथ में बातचीत करना, समय समय में इस प्रकार के विचार भी रखना, ये वो कोशिश करते थे। और आज जहां तक उनके पार्टी के नेता का सवाल है, चिराग का सवाल है, देखिए वो कितना है, कई बार ये जो सीनियर और जूनियर का जी, ये भी एक बड़ा अंतर पड़ता है। और मैं कई बार ये छोटी पार्टियों को जो खास तौर से परिवार के हिसाब से चलाते हैं, परिवारवाद हम कह सकते हैं जी,
तो आपने देखा होगा जिस प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की स्थिति हुई, आज ये छोटे छोटे पार्टियों का भी एक ही परिवार का, चाहे आप मुलायम सिंह की बात कर ले, और एक के जरूर मायावती ने ये कोशिश जरूर की, तो वो भी अकेले ही सर्वमान्य नेता है। आज विलास पासवान का भी विषय हो या और भी किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों का हो, आप चाहे ममता जी का विषय भी देख लीजिए, बिल्कुल जितने हमारे साउथ के जो अन्य छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, कोई ऐसा देश में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो परिवार के हिसाब से न चलता हो। अगर आप देखेंगे तो ये जो परिस्थिति है, इसके कारण जब राजनीतिक अनुभव धीरे धीरे लोग सीनियर होते हैं, राजनीतिक अनुभव प्राप्त करते हैं और इसके बाद कोशिश करें, तो ये मानव स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि सीनियर आदमी को नीचे रख करके जूनियर आदमी हम पे अगर आदेश करे, तो ये एक मानव का स्वभाव है, अलाउ करता नहीं। आप बिल्कुल, परिवार को भी बिल्कुल। देख सकते हैं घर में भी, बिल्कुल इस बिल्कुल प्रकार बिल्कुल के अनुभव शायद इसी कारण से ये परिस्थिति बनी है। बिल्कुल। अभी हमारे पास टॉपिक तो बहुत थे जो इस दलित राजनीति पे आपसे बात करते और बहुत ही अच्छा बातचीत भी हो रही थी, लेकिन समय अब आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अब हमसे बात आपने किया और इतना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो ये थे केंद्रीय स्टील राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।